स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है ना, उसे हम करेंगे। जो भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है हम क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले कॉन्सेप्ट करें फिर जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको देखें, ताकि कॉन्सेप्ट भूल जाए, फिर क्वेश्चन पे आए तो कॉन्सेप्ट भूल जाए, और जब कॉन्सेप्ट पढ़े तो क्वेश्चन ना हो साथ में तो मज़ा नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो आया क्यों। ट्रांसफ़र प्राइसिंग आया क्यों, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक। इंडिया में जैसे मान लेते कंपनी है आई लिमिटेड, ओके। और ये ले लेते हैं हम यूएस में, ठीक। यूएसए में जो है मान लीजिए एक कंपनी है यू लिमिटेड। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जैसे कि मान लेते हैं इसका एसोसिएट इंटरप्राइजेज है। अब एसोसिएट इंटरप्राइजेज क्या होता है, इसको हम अभी देख लेंगे कि एसोसिएट इंटरप्राइजेज क्या होता है। एसोसिएट इंटरप्राइजेज बनने के लिए ना 13 कंडीशन है, 13 कंडीशन होते हैं टोटल एसोसिएट इंटरप्राइजेज बनने के लिए। एसोसिएट इंटरप्राइजेज क्या होता है अभी हम देख लेंगे आगे। जैसे मान लीजिए कि आई लिमिटेड जो है यू लिमिटेड आपस में जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं। तो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि जैसे इंडिया में जो है वो एग्रेसिव नेचर का टैक्स लगता है। यहाँ पे टैक्स रेट मान लेते हैं हम 30% एवरेज टैक्स रेट मान के चलते हैं। इंडिया में जो है वो हाई टैक्स रेट लगता है, और यूएस में या फिर अदर कंट्री में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो 10% टैक्स रेट है। और ये दोनों कंपनियाँ आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं। मान लीजिए कि जैसे तब तक के लिए मान लीजिए कि दोनों एक ही कंपनियाँ हैं। एसोसिएट इंटरप्राइजेज या आई लिमिटेड जो है यू लिमिटेड को जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अगर 30% यहाँ पे टैक्स रेट है, यहाँ पे 10% है, तो कभी भी जब इंडिया में जो है वो इनकम ज़्यादा होगा ना, इंडिया में अगर इनकम होगा तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अगर वही इनकम जो है हम यूएस में कमाएं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10% का टैक्स हमें देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सेल दिखाते हैं 1000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। 1000 करोड़ रुपीज़ का जो है वो सेल दिखाते हैं, और तो इस पे जो है मान लीजिए जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे जो है हम 30% टैक्स रेट देंगे, ठीक। तो मान लीजिए अगर हम इस सेल को जो है, ये सेल कर रही है अपने एसोसिएट इंटरप्राइजेस को 1000 करोड़ रुपीज़, तो 1000 करोड़ पे जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर हम 30% जो है वो टैक्स देंगे। अगर मान लीजिए हम इस सेल को जो है 1000 करोड़ ना दिखा के इस सेल को जो है अगर हम 600 करोड़ रुपीज़ दिखा दें, 600 करोड़ रुपीज़, तो हम यहाँ पे जो है 400 करोड़ रुपीज़ से जो है वो सेल कम कर रहा है। यानी जब हमारा 400 रुपीज़ से सेल कम होगा, यानी हमारा प्रॉफिट भी जो है वो 400 करोड़ रुपीज़ से कम होगा। और हम क्या करेंगे, इस 400 पे 30% के हिसाब से यानी 120 करोड़ रुपये हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। और क्या होगा यहाँ पे, जब इस 1000 करोड़, रियल में तो इसको 1000 करोड़ का सेल दिखाना चाहिए था, लेकिन इसने कम में सेल दिखाया, तो इससे ये अपना प्रॉफिट कम कर लिया और इस प्रॉफिट पे जो है ये टैक्स बचा गया। अब क्या होगा, इसने तो अगर 600 करोड़ फिर ये परचेज दिखाएगा अपना, ठीक। तो इसका परचेज कम होगा, यानी इसका जो है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे एक का प्रॉफिट जो है 400 रुपीज़ से कम दिख रहा है, लेकिन इसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना। एसोसिएट इंटरप्राइजेज जो यूएसए में यू लिमिटेड है उसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब प्रॉफिट 400 करोड़ रुपीज़ से बढ़ेगा ना, तो इस पर हमारा 30% का टैक्स नहीं देना होगा। यूएसए में जो भी टैक्स रेट चलेगा, जब सपोज 10% जो है हमारा टैक्स रेट चल रहा है, तो 400 करोड़ पे 10% मान लेते हैं, 40 करोड़ रुपये का टैक्स दिया, फिर भी नेट में जो है इंडिया में उसने 120 करोड़ रुपीज़ बचाया। और यहाँ पे अगर हमें 10 करोड़ रुपीज़ 40 करोड़ रुपीज़ देना भी पड़ गया, तो भी जो है हमें नेट में जो है 80 करोड़ रुपये का गेन हो गया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस को रोकने के लिए ना, क्योंकि ये 1000 करोड़ जो यहाँ पे था ना, ये आर्म लेंथ प्राइस था। मतलब एक्चुअल में अगर किसी अदर पार्टी को सेल करता ना आई लिमिटेड, तो उससे जो है 1000 करोड़ रुपीज़ में ही सेल करता, लेकिन सिर्फ एसोसिएट इंटरप्राइजेस होने के नाते वो एक दूसरे का आपस में कंट्रोल है, इस वजह से जो है उसने 600 करोड़ रुपीज़ में जो है उसको सेल किया, और यहाँ पे 400 करोड़ रुपीज़ दिखाया, और यहाँ पे अपना प्रॉफिट किया, 120 करोड़ का कम किया टैक्स, और यहाँ पे 40 करोड़ दे दिया, तो भी नेट में जो है इसको 80 करोड़ रुपीज़ ही देने पड़े। इसी जो है प्रैक्टिस को रोकने के लिए ना हमारा आया ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हमें क्या करना होता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए इसने 400 रुपीज़ का प्रॉफिट बचाया ना, मान लेते हैं 400 करोड़ का जो प्रॉफिट इसने कम दिखाया है, उस इनकम को, जो भी इसका इनकम रहेगा आई लिमिटेड का, उस इनकम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पे 1000 जो है वो आर्म लेंथ प्राइस है, और 600 जो है हमारा बाइज्ड प्राइस है, जो कि आर्म लेंथ प्राइस नहीं है। तो इस 600 हम आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे, और जो भी इसने प्राइस दिखा रखा है, यानी 600 रुपीज़ इसने सेल मान रखा था कि प्राइस, तो अगर हम आर्म लेंथ प्राइस निकालते हैं, मानिए आर्म लेंथ प्राइस जो है 1000 करोड़ आ गया, तो इस 1000 करोड़ और 600 करोड़ में जो भी डिफरेंस है ना, वो आई लिमिटेड के इनकम में जो है हम ऐड कर देंगे 400 करोड़, उतने से उसका इनकम जो है वो बढ़ जाएगा, और इनकम बढ़ जाएगा
और उस पे जो है वो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए ना हमारे इसमें आया ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हम आपसे सबसे पहले बोले थे कि अब एसोसिएट इंटरप्राइजेज़ क्या होते हैं, इसको इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे, लेकिन 2-3 केसेस हैं, टोटल 13 केसेस हैं एसोसिएट इंटरप्राइजेज़ होने के लिए। और इससे पहले 2-3 और बातें समझ लीजिए, जैसे कि क्या होता है ना, आई लिमिटेड, यू लिमिटेड आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज़ होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड बात, दोनों में जो है वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और ट्रांजेक्शन जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो दूसरी बात तो ट्रांजेक्शन हो, तीसरी बात जो है वो ट्रांजेक्शन जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो हमें 3 बातें सीखनी पड़ेगी कि एसोसिएट इंटरप्राइजेज़ क्या होता है, फिर ट्रांजेक्शन क्या होता है, फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो देखिए इन 3 बातों को जो है मैं बताता हूँ। देखिए अब इसमें आपको कितने सेक्शंस पढ़ने हैं टोटल, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सेक्शन 92 से लेके 90 सेक्शन 93 तक जो है हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। 92 सेक्शन 92 जो है ट्रांजैक्शन की बात करता है, जो हम अभी बताए थे। 92 बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बी से याद रखिएगा मतलब बाहर वाले ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ए से जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेज, 92 ए एसोसिएट इंटरप्राइजेज बताएगा। इन तीनों की बात हमने अभी की थी कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग लगने के लिए आपको जो है वो 3 चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो आपका जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज़, पहली बात। दूसरी बात, आपको ट्रांजैक्शन के बारे में सीखना होगा। तीसरी बात जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो जो है हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और पूरे इस चैप्टर में जो है वो हमें इतने सारे सेक्शंस जो है वो पढ़ने होंगे। सबसे पहले 92 सेक्शन आता है जो कि ट्रांजैक्शन की बात करेगा, 92 बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और 92 ए एसोसिएट इंटरप्राइजेज। आप ऐसे याद रखिए, बी से बाहर वाला ट्रांजैक्शन एसोसिएट इंटरप्राइजेज, और 92 में जो है ट्रांजैक्शन दिए हैं। अब इन तीनों को पहले देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन के बारे में देखिए, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन में ना डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 92 में। ट्रांजैक्शन में बस बोला है कि कोई भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, कोई भी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है, बिटवीन एसोसिएट इंटरप्राइजेज, ठीक है, बिटवीन एसोसिएट इंटरप्राइजेज। यानी जैसे यहाँ पे आई लिमिटेड था ना, आई लिमिटेड और यू लिमिटेड एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई भी इनकम का ट्रांजैक्शन हो, सेल का ट्रांजैक्शन हो। तो देखिए एसोसिएट इंटरप्राइजेज होने के लिए ना कोई भी या तो इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, या एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो बिटवीन एसोसिएट इंटरप्राइजेज। जैसे एग्जांपल में हमने लिया था ये आई लिमिटेड और यू लिमिटेड। आई लिमिटेड यू लिमिटेड के बीच में अगर कोई भी इनकम का ट्रांजैक्शन हो, सेल का हो, परचेज का हो, ज़रूरी नहीं है कि इसने जो है इसको सेल किया, हो सकता है कि इससे जो परचेज किया हो सकता है इनकम हो, एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन हो, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का ट्रांजैक्शन हो बिटवीन एसोसिएट इंटरप्राइजेज, मतलब आई लिमिटेड और यू लिमिटेड। और साथ में ये भी बोला है, एक सेक्शन है जो कि 92 सी 92 बी ए करके, जिसमें बोला है कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, वो भी मतलब स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को जो है ना वो मानता है कि ये जो है वो ट्रांसफ़र मानता है एज पर सेक्शन जो है वो 92 बी उसको भी कंसिडर किया हुआ है। तो जो इसने डिफिनीसन दे रखा है ना 92 बी में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या 92 में ट्रांजैक्शन के बारे में, तो वहाँ पे बताया है कि इनकम, एक्सपेंडिचर, एलोकेशन ऑफ कॉस्टेड बिटवीन द एसोसिएट इंटरप्राइजेज और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या आते हैं वो हम बाद में देख लेंगे, मतलब वो भी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो है ना वो भी इसमें आ जाए। तो ये जो है पूरा ट्रांजैक्शन का मीनिंग हुआ, ठीक है। अब देखिए एसोसिएट इंटरप्राइजेज जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जाना जरूरी था, क्योंकि एसोसिएट इंटरप्राइजेज जान भी लेंगे तो ट्रांजैक्शन ही नहीं रहेगा उनके बीच में, जो ट्रांसफर प्राइसिंग किस पे लगाएंगे, ठीक है। तो एसोसिएट इंटरप्राइजेज के हम 3 केस देखते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे आएंगे ना हम देखते जाएंगे। टोटल 13 केस है, अभी 13 केस अगर मैं बता भी दिया ना तो ऐसे माइंड में रहेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम क्वेश्चन के साथ ही जो है इसको देखते जाएंगे। हाँ सबसे पहले देखिए एक केस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया था आई लिमिटेड, ठीक है, और एक है ये जो यूएसए में था यू लिमिटेड। अगर आई लिमिटेड को जो है मान लीजिए आई लिमिटेड ने यू लिमिटेड से जो है वो लोन ले रखा, मान लीजिए 52 करोड़ रुपीज़ का जो है उसने लोन लिया यू लिमिटेड से। अभी तक यू लिमिटेड आई लिमिटेड एसोसिएट नहीं है, इसने क्या किया, लोन लिया 52 करोड़ रुपीज़ का। और आई लिमिटेड का जो है ना टोटल एसेट्स जो हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो एसेट्स हम दिखाते हैं वो मान लीजिए 100 करोड़ रुपीज़ का जो है इसका टोटल एसेट्स है। ये 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो बुक वैल्यू है,
ठीक, बुक वैल्यू है। तो जब भी ना, अगर मान लीजिए एक कंडीशन है एसोसिएट इंटरप्राइजेज होने के लिए, जब भी अगर आई लिमिटेड यू लिमिटेड से कोई लोन लेता है, और वो लोन जो है ना उसके बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के, अब यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 100 करोड़ रुपीज़ है, इसका 51% से ज़्यादा हो जाता है, 51% या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम मान लेंगे कि ये यू लिमिटेड और आई लिमिटेड जो है वो आपस में एसोसिएट है। मतलब किसी भी कंपनी के अगर जो भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है, अगर उसका 51% या 51% से ज़्यादा अगर उसने किसी भी दूसरे कंपनी से जो है वो लोन ले रखा है, तो हम मान लेंगे एसोसिएट इंटरप्राइजेज। अब हमने बोला था उसके बुक वैल्यू का 51% या उससे ज़्यादा, तो अगर हम निकालें 100 करोड़ रुपीज़ का 51%, तो 51 आएगा। और इससे या इससे ज़्यादा, अब इसने ले रखा है लोन कितना, 52 करोड़ रुपीज़, यानी देखिए, तो इसने 52% का जो है वो लोन ले रखा है अपने बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के। तो यानी आई लिमिटेड और यू लिमिटेड जो है ना वो आपस में जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो गए। तो एक केस तो ये हुआ। ठीक, दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस है ना, जैसे मान लीजिए एक जो है वो ये आई लिमिटेड है, और ये जो है वो यू लिमिटेड है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ इससे पहले, ये कंडीशन कब देखना है, जैसे मान लीजिए हम, हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 22-23 है। ठीक, असेसमेंट ईयर हमारा 23-24 चल रहा है, यानी इस असेसमेंट ईयर ये रहा प्रीवियस ईयर। और इस प्रीवियस ईयर में ना, इस प्रीवियस ईयर में कभी भी कोई भी कंडीशन अगर फॉलो हो जाता, मतलब कभी भी एनी टाइम ये कंडीशन फॉलो हो जाता है, ये नहीं कि पूरे पीरियड में जो है ये होना चाहिए। अगर एक बार भी इसने 5200 करोड़ का लोन ले लिया, यानी 51% इसके बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स या उससे ज़्यादा उसने लोन ले लिया एक बार भी प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेज बन जाएगा। आगे वो यहाँ पे मान लीजिए वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, यहाँ फुलफिल हो जाए, यहाँ फुलफिल हो जाए, होल पीरियड में कंडीशन फुलफिल रहना ज़रूरी नहीं है। प्रीवियस डे में एक भी दिन पूरा हो गया ना, तो हम उसे मान लेंगे कि वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, और वो उसका जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज है। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में मान लीजिए कि जो है वो यू लिमिटेड ने ना, जैसे आई लिमिटेड का हम मान लेते हैं, यू आई लिमिटेड का जो टोटल जो है ना वो 6 डायरेक्टर है। यू लिमिटेड ने क्या किया था, इस डायरेक्टर जो अपॉइंट किया है आई लिमिटेड ने, उसमें यू लिमिटेड ने डायरेक्टर अपॉइंट किया था 2 डायरेक्टर। ठीक, तो क्या एसोसिएट होगा, नहीं होगा। इस कंडीशन को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे ना, देखते हैं कंडीशन क्या होता है। अगर यू लिमिटेड ने आई लिमिटेड में मोर देन ध्यान रखिएगा, हाफ की बात नहीं कर रहा, मोर देन जो है 50% कह लीजिए, या मोर देन हाफ डायरेक्टर जो है, टोटल नंबर ऑफ जितने डायरेक्टर हैं आई लिमिटेड के, उसमें से आधे से ज़्यादा डायरेक्टर जो है यू लिमिटेड ने अपॉइंट किया, तो ये एसोसिएट इंटरप्राइजेज बन जाएगा। या फिर एक भी अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसे एमडी डब्ल्यूटीडी जो होते हैं ना, एक भी डायरेक्टर जो अपॉइंट कर दिया एग्जीक्यूटिव में, तो ये एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो जाएंगे आपस में। यानी आई लिमिटेड के जितने भी डायरेक्टर हैं उसमें आधे से ज़्यादा डायरेक्टर जो यू लिमिटेड ने अपॉइंट किया हो, या एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया हो, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज बन जाएंगे। तीसरा कंडीशन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आई लिमिटेड है यहाँ पे, और ये यू लिमिटेड है, इसको ये मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की जो है वो ज़रूरत होती है, और जितनी रॉ मटेरियल की इसकी ज़रूरत होती है, और जितनी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसका 90%, एक 90%, एटलीस्ट 90%, मतलब कम से कम जो है 90% वो रॉ मटेरियल जो है यू लिमिटेड से खरीदती है, तो भी ये दोनों जो है वो आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज बन जाएंगे। ठीक है, एसोसिएट इंटरप्राइजेज आपस में बन जाएंगे। तो 3 कंडीशन अभी हमने देखा एसोसिएट इंटरप्राइजेज का। इससे रिलेटेड जो है हम 3 क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं क्या। जैसे देखिए 1 नवंबर 2018 में जो है क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आता है ना, साथ साथ में भी पूछ लेता है कि एसोसिएट इंटरप्राइजेज है या नहीं। सिर्फ अलग से एसोसिएट इंटरप्राइजेज का क्वेश्चन जो है नहीं आता। क्वेश्चन के साथ सबसे पहले आपसे पूछेगा कि एसोसिएट इंटरप्राइजेज है या नहीं है, उसके बाद आप आर्म लेंथ प्राइस या जो भी पूछता है वो पूछेगा। जैसे देखिए नवंबर 18 के क्वेश्चन में क्या बोला था, एक इंडिया में जो है बी लिमिटेड है, और यूएस में जो है वो एन लिमिटेड है। क्या किया, बी लिमिटेड ने जो है एन लिमिटेड से लोन लिया है 5300 करोड़ रुपीज़ का। तो अभी हमने केस देखा था कि अगर किसी कंपनी से लोन लेते हो तो देख लो तुम्हारे बुक वैल्यू ऑफ एसेट जितना है, कहीं लोन उसके 51 या परसेंट या उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर 51% या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तुम्हारे बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के, तो वो दोनों आपस में जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो जाएंगे। तो इसका बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो है 100 करोड़ रुपीज़ है, और इसकी मार्केट वैल्यू जो है 150 करोड़ रुपीज़ है, यानी 150 करोड़ रुपीज़ जो है मार्केट वैल्यू है, और एसेट जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ है। बी लिमिटेड ने क्या किया, 31 मार्च 2023 से पहले जो है 10 करोड़ रुपये उसे रीपेड कर दिया है।
रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम 22-23 का देखते हैं, प्रीवियस ईयर 22-23 का, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है 31 मार्च को, जैसे ये पूरा ईयर है तो 31 मार्च 2023 को जो है इसने 10 करोड़ रुपए जो बी लिमिटेड ने एन लिमिटेड से ले रखा था उसको वो रिटर्न कर दिया, रीपेड कर दिया। तो हमने तो कंडीशन ये देखे थे ना कि जो प्रीवियस ईयर में अगर एक भी दिन वो कंडीशन फुलफिल हो गया, अब तुम रीपेमेंट कर दो या पूरा पेमेंट कर दो, आधा पेमेंट करो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पूरे पीरियड का तो देखना ही नहीं है। किसी भी दिन, एनी डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय B Limited, then N Limited and B Limited treated as associate enterprises। ओके, तो देखिए अब इसने क्या किया, और हमें जो है मार्केट वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है, हम देखे थे कि बुक वैल्यू हमें चाहिए, तो बुक वैल्यू इस केस में कितना है, बुक वैल्यू जो है 100 करोड़ रुपीज़ का बुक वैल्यू है, इसका हम अगर 51% निकालें तो 51 करोड़ रुपीज़ जो है तक का अगर लोन ले रखा है अनलिमिटेड से, तो ये एसोसिएट इंटरप्राइजेज बन जाएगा। तो इस केस में 53 करोड़ रुपीज़ का लोन ले रखा है, यानी अगर हम देखें तो 53 करोड़ रुपये, 100 करोड़ का 53% हो गया, और हमें तो सिर्फ 51% या उससे ज़्यादा चाहिए, तो इस केस में वो जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेस बन जाएगा। हमें यहाँ मार्केट वैल्यू दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे पेमेंट कर दिया हो, आधा पेमेंट किया हो, पूरा पेमेंट किया हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम एक दिन, किसी भी दिन फुलफिल हो गया, तो जिस दिन इसने लोन लिया उसी दिन वो कंडीशन फुलफिल कर दिया, और ये दोनों आपस में जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेस बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बी लिमिटेड में जो है, बी लिमिटेड के 4 डायरेक्टर हैं, इस 4 डायरेक्टर में से एन लिमिटेड ने जो 2 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, और हमने कंडीशन क्या पढ़ा था, मोर देन, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, एसोसिएट इंटरप्राइजेज नहीं बनेगा। एसोसिएट इंटरप्राइजेज बनाने के लिए कम से कम या मतलब मोर देन 2 डायरेक्टर जो है अपॉइंट करने चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर इन बी लिमिटेड इज अपॉइंटेड बाय एन लिमिटेड, देन बोथ द एंटिटी ट्रीटेड इज एसोसिएट इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे 4 डायरेक्टर है, जिसमें से 2 डायरेक्टर जो है एन लिमिटेड ने अपॉइंट किया, तो सिर्फ 2 ही किया ना, यानी आधा डायरेक्टर अपॉइंट किया, हमें तो आधे से ज़्यादा चाहिए, मोर देन 50% होना चाहिए। तो इस केस में जो है ये एसोसिएट इंटरप्राइजेज जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन हमने देखा था, जैसे मान लीजिए इसको 90-100 बी लिमिटेड मान लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, इसे जो है ना ये मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है पूरे साल भर में 900 करोड़, यानी 900 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू का जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है। और हम बोले थे कि जितना भी उसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना, उसका एटलीस्ट 90% अगर रॉ मटेरियल किसी एक एंटिटी से खरीदता है, तो आपस में जो है दोनों एसोसिएट इंटरप्राइजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी लिमिटेड जो है वो एन लिमिटेड से 820 करोड़ रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीद रहा है, और बी लिमिटेड को टोटल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल को 900 करोड़ रुपीज़ है, यानी अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो 1 to 820 डिवाइडेड बाई 900, यानी 91.11%, यानी 91.11% का जो है वो रॉ मटेरियल एन लिमिटेड से खरीद रहा है, और हमें तो रिक्वायरमेंट सिर्फ 90% पे ही देखना है, तो 90% से ज़्यादा ही है, तो ये दोनों आपस में जो है वो क्या हो जाएंगे। अगर अगर हम एक कंडीशन को, अभी इस कंडीशन को छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस, तो आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल जो है खरीद लेने से वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज नहीं होंगे। क्यों, देखिए कंडीशन ये है कि 90% एटलीस्ट रॉ मटेरियल खरीदिए, प्लस जो है वो प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस हो कर रहा हो सप्लायर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सप्लायर कौन है, अनलिमिटेड है, मतलब 90% कम से कम अपने रिक्वायरमेंट की आप खरीद रहे हैं, और ऊपर से इस प्राइस को जो है, इस रॉ मटेरियल के प्राइस को यहाँ पे सप्लायर अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्राइस जो है म्यूचुअली डिसाइड किया जा रहा है, यानी बी लिमिटेड और एन लिमिटेड दोनों मिलकर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, तो इस केस में हम जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेज नहीं मानेंगे। यहाँ पे 91% वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड किया जाना चाहिए एन लिमिटेड के द्वारा, एन लिमिटेड यानी सप्लायर के द्वारा जो है वो प्राइस इन्फ्लुएंस किया जाना चाहिए, तो आपस में वो एसोसिएट इंटरप्राइज माने जाए। तो यहाँ पे भी जो है ये एसोसिएट इंटरप्राइजेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो 3 कंडीशन थे एसोसिएट इंटरप्राइजेज के, और अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों आया और एसोसिएट इंटरप्राइजेज क्या है। एसोसिएट इंटरप्राइजेज के टोटल 13 कंडीशंस हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 कंडीशन देखे थे और 3 क्वेश्चन किए थे। ये वीडियो थोड़ा सा जो है वो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम नेक्स्ट पार्ट में डालते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू।